गुड मॉर्निंग। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। मॉड्यूल 1 पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी का। और लास्ट लेक्चर में आई गेस हमने लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन और लैटिट्यूड्स का कंसेप्ट समझा था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप बार बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियोज़ को बार बार देखिए। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो ईयरफोन्स में लगा लीजिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, तो वो रीइंफोर्स होता रहेगा आपके दिमाग में, समझ में आने लगेगा। और एक बार जी.सी. लॉन्ग पढ़िए, है ना। तो रीडिंग को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते वीडियो से। यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स सेम बुक, मल्टीपल रिविजन्स करिए उसके। जी.सी. लॉन्ग का फर्स्ट पार्ट, एन.सी.ई.आर.टी. का फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। ये लेक्चर्स आपको समझाने के लिए हैं, ताकि आप इजीली उन चीज़ों को ग्रास्प कर लो जब आप बुक पढ़ रहे हो। बट बुक को रिप्लेस मत करिए इससे, है ना। तो चलिए इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करते हैं हम। अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ, सबसे पहले तो अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर का बात करें तो हमने देखा था कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। परफेक्ट स्फीयर क्या होता है कि सेंटर से अगर मैं कहीं भी जाऊँ, सेंटर से मैं कहीं भी जाऊँ तो मेरे को सेम डिस्टेंस मिलेगा एट दी एंड, है ना। वही होता है स्फीयर, है ना। बट अर्थ का ऐसा नहीं है। अगर मैं अर्थ में इक्वेटर पे जाता हूँ, इक्वेटर का अगर मैं एंड्स का डिस्टेंस देखता हूँ तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। इसी शेप को हम जियोइड बोलते हैं, है ना। यही एक जियोइड वाली शेप है, इसको हम जियोइड बोलते हैं। कि मतलब मैं अगर इक्वेटर पे मैं जा रहा हूँ तो इक्वेटर पे जाने पे मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस जाना पड़ रहा है, जबकि पोल्स पे छोटा है। तो ये एक ओवल, मतलब एग्जैक्टली नॉट बहुत ओवल, बट या डेफिनेटली एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का, है ना। इससे इफ़ेक्ट क्या होता है? इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर फिज़िक्स थोड़ी भी बहुत पढ़ी होगी, तो हम हमेशा जी को 9.8 कांस्टेंट लेते थे। बट एक्चुअली ग्रेविटेशन इज़ नॉट कांस्टेंट। मतलब ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रेविटी डिपेंड करती है मास और अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट। वहाँ पे मान लो मेरे को इस पॉइंट पे ग्रेविटी निकालनी है कि इस पॉइंट पे कितनी ग्रेविटी है, तो मैं देखूंगा कि मास का यहाँ पे कितना मास है, और मैं देखूंगा कि ये मास सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर है। ये जो रेडियस है ना, वो मैं देखूंगा। तो अब आप ये बताओ लॉजिक से कि अगर ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड सॉरी अगर ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर जो ग्रेविटी है वो मास और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि इक्वेटर पे ग्रेविटी अलग होगी और पोल्स पे ग्रेविटी अलग होगी, है ना। क्योंकि पोल्स तो पास में है ना। पोल्स तो सेंटर से पास में है, और इक्वेटर पे मास जो है वो ज़्यादा दूर है, तो ग्रेविटी अलग होगी, है ना। डेफिनेटली अलग होगी। अब इसमें कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी वो देखते हैं। अब देखो, ये जो ग्रेविटी है उसमें डिनोमिनेटर में ये डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा वहाँ पे ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो पोल्स का डिस्टेंस सेंटर से कम है, तो इसीलिए पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और सिंस इक्वेटर जो है वो फार अवे है, तो वहाँ ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। ये एक रीज़न है। दूसरा है मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मास ज़्यादा है। अर्थ का मास मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ी ग्रेविटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये एक कंसेप्ट है कि भाई पोल्स पे हमारा ग्रेविटी ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कम है, और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है बिकॉज डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है ना ग्रेविटी में, अलग 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 लोकेशन पे अलग अलग ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनॉमली। एनॉमली मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है चीज़ में। एनॉमली मतलब कि डिफरेंस है चीज़ में, कुछ अलग है, कुछ चेंज आया है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनॉमली। क्योंकि ग्रेविटी में चेंज आया है इसीलिए इसको ग्रेविटी एनॉमली बोला हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करें तो सबसे अंदर वी हैव अ इनर कोर जो कि एक सॉलिड है। सबसे अंदर एक कोर है जो कि सॉलिड है। ये बेसिकली आयरन और निकल से बना रहता है, ठीक है। उसके ऊपर आता है आउटर कोर जो कि सेमी मोल्टन या मोल्टन बोल सकते हो आप, है, ठीक है। उसके ऊपर मैंटल आता है। मैंटल में भी लोअर मैंटल जो है वो सॉलिड रहता है, अपर मैंटल पार्शियली मोल्टन रहता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे।
और उसके ऊपर क्रस्ट आता है। क्रस्ट में भी 2 डिवीज़न है, कॉन्टिनेंटल और ओशियन, ठीक है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम ये सब जो हमने डिटरमाइन किया है कि भाई ये अर्थ का इनर कोर जो है वो सॉलिड है, आउटर कोर ऐसा है, मेंटल ऐसा है, क्रस्ट ऐसा है, तो ये हमने कैसे डिटरमाइन किया ये सब? ये हम कोई खोद के तो चले नहीं गए है ना, अर्थ के अंदर हम खोद के तो चले नहीं गए, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हमने मैक्सिमम 12 किलोमीटर ड्रिल करा है, मतलब मैक्सिमम 12 किलोमीटर्स डाउन द ड्रिलिंग हुई है रॉक्स के, बट इससे आगे हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, इससे आगे हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है अंदर। तो एक तो ये बात है कि डेप्थ के साथ टेम्परेचर डेंसिटी और वॉल्यूम सब बढ़ता है। जैसे ही आप क्रस्ट से नीचे जाओगे ना, तो डेंसिटी प्रेशर वॉल्यूम सब बढ़ता है नीचे जाने पे, ठीक है। तो हमने ये सब पता कैसे लगाया कि भाई अंदर का कोर जो है वो सॉलिड है, इतना ऑब्वियसली ड्रिल तो कर नहीं पाए थे। तो उसमें कुछ कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनको हमने स्टडी किया। तो जैसे डायरेक्ट सोर्सेज में क्या है, मैग्मा। मैग्मा एक बहुत अच्छा डायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि मैग्मा कहाँ से आता है, मैग्मा यहीं से आता है, मेंटल से। जब उसको एक कैविटी मिलती है तो वो बाहर आ जाता है। तो जो बाहर आता है वो, तो ये सारे अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिस्ट उसको स्टडी करते हैं कि वो किससे बना है ना, क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका, इसके अंदर से क्या इन्फ्लुएंस हुआ है इस चीज़ पे। तो उन सबको स्टडी किया गया। तो एक वॉल्केनिक इरप्शंस एक डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, डायरेक्टली हमको पता चला कि अंदर क्या है इंटीरियर के, ठीक है। फिर हमने माइनिंग भी करी है ना, हमने ड्रिलिंग भी करी, ड्रिल कर करके हम जैसे ड्रिल करते गए तो हमको पता चला कि हम जैसे थोड़ा ड्रिल करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है अंदर, कुछ ज़्यादा ड्रिल कर दो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो डेंसिटी भी बढ़ती है, हमको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है अगर हम और ज़्यादा हम ड्रिल करना चाहें तो वहाँ की माइनिंग से हमको पता चला। फिर सेम ही चीज़ है गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका। तो गोल्ड माइंस बहुत, जो साउथ अफ्रीका में माइंस हैं वो बहुत ही डेटेड बैक हैं, बहुत ही जब इनिशियली अर्थ बना था तो तब के वो माइंस हैं। तो जब हमने उसको ड्रिल करके उनके माइंस के मटेरियल्स का स्टडी किया तो हमको और इन्फॉर्मेशन मिली अर्थ के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से आया। और कुछ कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली हमारे प्लानट से रिलेटेड नहीं है, बट इन अ वे दे अफेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ आवर प्लानट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जब हमारे प्लैनेट्स बने थे इनिशियली, जब प्लैनेट्स बने थे तब सब कुछ आया एक ही सोर्स से है ना, सबका ब्रह्मदाता एक ही है। तो आया सब कुछ एक ही से है ना। तो जो एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, ये सब जो अर्थ पे कभी कभार आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो ये भी सब सेम इवेंट से बने हैं। तो इनका भी प्रॉपर्टी स्टडी करके हम वी कैन कोरिलेट कि अर्थ कैसा होगा, है ना। तो उसको स्टडी किया हमने। फिर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया, मैग्नेटिक सर्वेस किए कि भाई जो अर्थ के, मान लो जो अर्थ के अंदर ये फ्लो कर रहा है मेटल, बेसिकली ये जो मोल्टन है, ये मोल्टन क्या है, मोल्टन मेटल ही है एक तरीके से। आयरन फ्लो कर रहा है, तो आयरन के फ्लो करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके हमने ये पता लगाया कि अरे ये अंदर जो है वो ये मेटल्स हैं, इनका ऐसा बिहेवियर है, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने फाइंड किया। तो इन ये सब हमारे डायरेक्ट सोर्सेज हैं जो इनडायरेक्टली हमको बताते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हम वही स्ट्रक्चर का बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर जो है, अब ये थोड़ा डेटा है, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं जो पूछ ली जाती हैं कभी कभार कि मोहोस डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में है ना, ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके किसके बीच में। तो सिंपल है, आप यहाँ से स्टार्ट करो, इनर कोर से स्टार्ट करो। तो इनर कोर और आउटर कोर के क्योंकि इनर कोर सॉलिड, आउटर कोर मेंटल है, तो ये बीच में एक बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री बनती है ना, तो ये जो बाउंड्री बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर आउटर कोर और लोअर मैंटल के बीच में जो बनती है उसको हम ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर लोअर मैंटल और अपर मैंटल के बीच में बनती है उसको रेप्टी बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं इसको रेप्टी, क्योंकि मतलब रेप्टी तो क्यों नहीं बोलते, मतलब कि ये डिसकंटिन्यूटी है क्या, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब मान लो अगर मेरा इनर कोर भी सॉलिड होता और आउटर कोर भी सॉलिड होता तो ये पूरा कंटिन्यूस होता ना, पूरा एक लेयर कंटिन्यूस होता। बट सिंस इनर जो है वो सॉलिड है और आउटर लिक्विड है तो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो कहीं तो एक ऐसा लेयर आएगा ना जहाँ से ये लिक्विड होना स्टार्ट होगा, तो उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ऐसे ही
आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में, क्योंकि लोअर मेंटल सॉलिड है और आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, तो इन दोनों के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी आ गई, है ना, उसको हम ग्यूटेनबर्ग बोलते हैं। फिर लोअर मैंटल और अपर मैंटल के बीच में, क्योंकि लोअर मैंटल सॉलिड है बट अपर मैंटल पार्शियली लिक्विड है, तो उसके बीच में भी फिर डिसकंटिन्यूटी आ गई, इसको बोलते हैं रेप्टी, ठीक है। फिर अपर मैंटल जो पार्शियली लिक्विड है और ये लिथोस्फेयर जो कि सॉलिड है ना, उसके बीच में जो है वो मोहोस डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर में भी बस अब इतना ही याद करने का ज़रूरत है, इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आई है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर डिसकंटिन्यूटी, मतलब सॉरी मोहोस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब अब ये इसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है देखना, इसका क्या स्ट्रक्चर है कि ये लिथोस्फेयर जो है ना, ये किससे बना है। लिथोस्फेयर एक तो इसमें क्रस्ट है और इसमें एक अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है ये। तो लिथोस्फेयर, लिथोस मतलब होता है रॉक, तो बेसिकली ये रॉक रॉक की लेयर है पूरी, ये रॉक की लेयर होती है पूरी। तो इसमें एक थोड़ा सा अपर मेंटल का पार्ट होता है ना, और क्रस्ट होता है पूरा, और एक लेयर और आती है बीच में जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर इज़ बेसिकली पार्शियली मोल्टन रॉक। तो जो मैग्मा होता है उसका जो सोर्स होता है वो एस्थेनोस्फेयर ही होता है। तो पार्शियली मेल्टेड रॉक्स होते हैं इसमें एस्थेनोस्फेयर में, और फिर उसके नीचे ये अपना मीज़ोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो अर्थ वाला मीज़ोस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर वाला नहीं है, ये नीचे वाला है, मतलब जो अर्थ में नीचे जाते हैं तो इसको बोलते हैं मीज़ोस्फेयर। ये मेंटल का ही पार्ट है। तो मेंटल बेसिकली एस्थेनोस्फेयर से बना है, मीज़ोस्फेयर से बना है, और थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा ये लिथोस्फेयर भी ओवरलैप करता है इसके साथ, ठीक है। और फिर जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बैरिस्फेयर। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लो एक बार, ठीक है। और अगर हम इसको किलोमीटर वाइज बात करें कि कितने कितने डीप डाउन है, तो क्रस्ट तो ऑब्वियसली ज़ीरो, मान लो सरफेस से हम सी लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से लेकर अगर हम 100 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं तो वो लिथोस्फेयर रहता है वहाँ तक, 100 किलोमीटर नीचे तक लिथोस्फेयर रहता है, ये यहाँ देखो 100 किलोमीटर्स तक लिथोस्फेयर रहता है। फिर 100 से 200 तक हमारा एस्थेनोस्फेयर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना ये ओवरलैपिंग है, ये देखो ये वाला लेयर ओवरलैपिंग है, लिथोस्फेयर में भी है और ये अपर मैंटल में भी है। तो उसके बाद फिर ये 200 से नीचे 670 तक बेसिकली ये अपर मैंटल रहता है। फिर 670 से लेकर और नीचे तक जाओगे 2800 किलोमीटर्स, तो लोअर मैंटल पता चलेगा, ठीक है। फिर आउटर कोर स्टार्ट्स एट 2200 किलोमीटर्स, मतलब इतना थिक होता है ये, इट्स नॉट इट स्टार्ट्स एट नॉट, बट हाँ ये इतना थिक होता है, 2200 किलोमीटर थिक होता है। और फिर इनर कोर अपना 1200-1300 किलोमीटर थिक होता है, ठीक है। अब हमने बोला था कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ता है ना। तो ऑब्वियसली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारा और ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, उसमें से जो थिक होता है, थिक मतलब जिसका थिकनेस ज़्यादा होता है, तो क्रस्ट बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखोगे आप तो इट वेरीज फ्रॉम 5 किलोमीटर थिकनेस टू 80 किलोमीटर थिकनेस। तो एवरेज जो होता है इट्स अराउंड 30 किलोमीटर एवरेज थिकनेस रहता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। जो रॉक का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है ना, वो वाला जहाँ पे हम रहते हैं, वो वाला जो उसका थिकनेस है दैट वेरीज फ्रॉम 5 टू 80 लगभग, बट ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर रहता है। एंड इट इज़ थिकर देन द ओशियन क्रस्ट। ओशियन क्रस्ट थिन रहता है, ठीक है, और डेंस ऑब्वियसली डेंसर ज़्यादा रहता है ओशियनिक क्रस्ट, क्योंकि हम नीचे अंदर जाते हैं अर्थ के तो डेंसिटी बढ़ती है ना, तो वो डेंसर ज़्यादा रहता है और बट इसका थिकनेस कम रहता है, ठीक है। बाकी सब मैंने आगे समझा दिया। स्टेनोस्फेयर सो मैग्मा मोल्टेड रॉक्स होते हैं उसमें, तो वो मैग्मा का सोर्स वही रहता है ना। और ये जो इनर कोर है ये, इसको हम नीफे बोलते हैं। नीफे मतलब निकल और आयरन से बना रहता है। तो निकल का जो सिंबल है वो Ni है और आयरन को हम Fe बोलते हैं, तो इसी को हम नीफे बोल देते हैं, ठीक है। नीफ भी बोल सकते हो, नाइफ भी बोल सकते हो, जो नीफ ही बोलते हैं वैसे। तो निकल एंड आयरन का से बना रहता है इनर कोर जो होता है सॉलिड, तो इसलिए हम इनर कोर को नीफ बोलते हैं। अब डेंसिटी जो है इसमें इट वेरीज फ्रॉम 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे जैसे अब अगर आप सॉलिड अंदर जाओगे एकदम अर्थ के सॉलिड में, तो वहाँ 13 मिलेगी आपको, ठीक है, तो वहाँ आपको 13 मिलेगी, जबकि यहाँ पे है आउटर कोर पे आपको 5 मिलेगी। तो इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, आज के लिए काफ़ी पढ़ लिया,
कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।